जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अध्ययनरत होंगे और अपना प्रैक्टिस करते होंगे। जितना प्रीवियस ईयर है सारा प्रैक्टिस करते होंगे। आइए हम लोग आज SCERT बुक्स 9th और 10th का सबसे पहले जो बिहार अध्यापक टीचर के लिए जितना भी है, जिससे SCERT बुक जिसमें दिया हुआ उस सब के लिए ये उपयोगी है, यूज़फुल है, उसको हम लोग करेंगे। लास्ट टाइम में आपको SCERT बुक करके जाना है। 9th क्लास का साइंस में पहला चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग। इसको आज हम लोग देखेंगे। नोट्स वाइज है ये, एग्ज़ाम टू द पॉइंट से पूछा जाएगा, सबके लिए बहुत उपयोगी है। पहला पॉइंट कहता है कि हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर का नाम है प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। मॉडर्न साइंटिस्ट पदार्थ के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। जिनका आयतन है, द्रव्यमान है, स्थान घेरती है, वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में देखें। पदार्थ के छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के बढ़ने से कणों की गति तेज़ होती है। तापमान के बढ़ने से, पदार्थ बोल दिए, तापमान अगर बढ़ जाएगा तो इसके कणों की जो गति होगी तेज़ हो जाएगी। कणों के पास गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है। तापमान बढ़ने से भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कहता है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। ऐसा कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण होता है। तापमान बढ़ने से विसरण बढ़ जाता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अलग अलग पदार्थ के कणों के बीच बल सामर्थ्य अलग अलग होता है। अब देखिए, पदार्थ के जो है 3 स्वरूप होते हैं, ठोस, गैस और द्रव। अगर ठोस की बात करें, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है। और इसमें जो संपीड़िता होता है, कंप्रेसिबल होता है, इस कम होता है, नगण्य 9 के बराबर होता है। इसको संपीड़न नहीं किया जा सकता है। बल लगने पर ठोस टूट जाता है पर अपना आकार नहीं बदलता है। ये दृढ़ होते हैं। लकड़ी, रबड़, स्पंज, चीनी, नमक इसके उदाहरण हैं। अब द्रव अवस्था की बात करें तो इसकी निश्चित आकार नहीं होता है। जिसमें रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ये दृढ़ नहीं होते क्योंकि इसका आकार बदलता रहता है। ठोस का द्रव में विसरण होता है, जैसे चीनी का पानी में घुलना। द्रव में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में गैस इन लिक्विड होता है, आप पिएंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है, मतलब उसको बोल सकते हैं डाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ठोसों का जो है अपेक्षा द्रव्य में विसरण दर अधिक होता है। द्रव्य में अधिक विसरण दर होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव्य में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। गैसीय अवस्था की बात करें, कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। गैस की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। कंप्रेशन ज़्यादा होने से गैस के अत्यधिक आयतन कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है। गैसों का विसरण बहुत तेज़ होता है। गर्मी मिलने पर विसरण और बढ़ जाती है। विसरण दर होता है सबसे ज़्यादा गैस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। गैसों के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तापमान का प्रभाव देख लेते हैं। ठोस के तापमान के बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऊष्मा मिलने से कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहलाता है। किसी ठोस के गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अब दूसरा कॉलम देखें। दूसरा कॉलम में लिखा हुआ बर्फ़ का गलनांक 273.16 या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 16 केल्विन होना चाहिए। ठोस या द्रव अवस्था में जमना क्या बोलते हैं, संलग्न दिया है। ठोस से, ये तो गलत है, संलग्न नहीं होगा, संघनन हो सकता है। फिर ताप की मात्रा क्या होती है, केल्विन होती है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। और 1 डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस से केल्विन जाते तो 273 जुटेगा, तो 273 प्लस 1 हो जाएगा 274 केल्विन। इसी तरह से 40 डिग्री सेल्सियस तो 273 में 40 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 313 केल्विन। 1 केल्विन में जो होता है 1 माइनस 273 केल्विन को इसमें बदलते हैं तो 273 घटता है तो माइनस 272 आएगा। गलनांक तक पहुँचने पर जब तक पूरी तरह ठोस वस्तु पिघल कर द्रव नहीं बन जाता है तब तक तापमान नहीं बदलता है, चाहे आप अलग अलग से हीट और क्यों नहीं दे रहे हो। ये सारे हीट अथवा कहता है अवस्था बदलने में लग जाते हैं, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको गुप्त ऊष्मा याद रखने क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट देखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर एक ठोस को
उसके गलनांक द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है या आवश्यकता होती है उसे प्रसुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद देखेंगे, वायुमंडलीय दाब पर एक ठोस को उसके गलनांक द्रव पर बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाती है या उसकी आवश्यकता होती है उसे लेटेंट हीट का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से ज़्यादा होती है। वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस को केल्विन 273 जोड़ेंगे तो 373। अब देखिए, ठोस अवस्था है और द्रव अवस्था है और गैसीय अवस्था है। तो देखेंगे, तापमान बदलकर हम पदार्थों को एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदल सकते हैं। ऊर्ध्वापातन, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था में ताप देने पर वो सीधा गैस में बदल जाता है। ये द्रव में नहीं बदलता है, ठोस से डायरेक्टली किस में आ जाएंगे, गैस में आ जाएंगे। कौन कौन से पदार्थ हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव कहता है कि दाब बढ़ाने पर तापमान घटाने से द्रव गैस में बदल सकती है। जैसे ड्राई आइस के सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इस तरह से देख सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं। जैसे द्रव को हम लोग वाष्पीकरण करेंगे तो गैस बनेगा और गैस को संघनन करेंगे तो द्रव बनेगा। इसी तरह से गैस को ऊर्ध्वापातित करेंगे तो ठोस बनेगा, ठोस को ऊर्ध्वापतन करेंगे तो गैस बनेगा। इसी तरह से अगर द्रव को अगर जमाएंगे तो ठोस बनेगा, ठोस को अगर संघनन करेंगे तो द्रव बनेगा। तो आप देखें, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। द्रव से गैस बन जाती है, गैस से ठोस बन जाती है, ठोस से द्रव, या द्रव से ठोस, ठोस से गैस, गैस से द्रव। इस तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। वाष्पीकरण में कहता है कि वाष्पीकरण क्या होता है, कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। धूप में कपड़े का सूखना, ये किसका उदाहरण है, वाष्पीकरण का उदाहरण है। वाष्पीकरण को कौन कौन से प्रभावित करते हैं कारक, तो सतही क्षेत्रफल पर अगर ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तापमान वृद्धि होने पर वाष्पीकरण बढ़ेगा, आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पीकरण घटेगा। जिस तरह से हम लोग जाड़े के मौसम में स्वेटर या जैकेट हम लोग फैलाते हैं तो बहुत दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद वो क्या पड़ता है, सूख पाती है। वायु में गति तेज होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। काला रंग के प्रकाश अवशोषित करता है, काला रंग प्रकाश को अवशोषित करता है सबसे ज़्यादा, और उष्मा रंग का प्रकाश या उष्मा को प्रकाश परिवर्तित करता है। ऐसा देखिएगा, ये काला रंग है सबसे ज़्यादा गर्मी। अगर आप काला ब्लैक टी-शर्ट पहन के जाएंगे, ब्लैक कपड़े पहन के जाएंगे गर्मी के मौसम में, सबसे ज़्यादा आपको हीट, क्योंकि सारे रेज सोलर का, सूर्य का अवशोषित कर लेता है सारे रंगों को, तो इसलिए। और जैसे हल्का कपड़ा, वाइट कपड़ा पहन कर जाएंगे, हल्का कपड़ा वाइट या हल्के रंग का कपड़ा, तो वो बहुत ज़्यादा किरणों को अवशोषित नहीं करता, उसको परावर्तित करता है, जिससे हमको ठंडक महसूस होती है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5 अवस्था दी हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसन स्टेट। आपको इसमें पूछेगा क्या है, चौथा हमारा स्टेट कौन सा है, तो चौथा हमारा कौन सा है, प्लाज्मा। पाँचवा कौन है हमारा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पाँचवा कौन है हमारा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट है, प्लाज्मा के बारे में आपको बताए थे, प्लाज्मा कैसा है, चौथा। ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में प्लाज्मा होती है। देखेंगे, फ्लोरोसेंट ट्यूब आपका घर में लगा रहेगा और नियोन बल्ब, उसमें प्लाज्मा होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे में भी चमक होती है। तारों में प्लाज्मा उच्चतम तापमान के कारण होता है, तारों में प्लाज्मा उच्च तापमान के कारण ही होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में जानेंगे। कहता है, सत्येंद्र नाथ बोस 1920 में इसकी गणना की थी। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर भी इसी तैयार होता है। बाहरी वायु में उपस्थित पानी का संघनन होने से बर्फीला जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंद नजर आती है। उबलते जल और भाप में जलने की तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है। कारण क्या है, भाप की जो है गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन SSC में बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, याद रखेंगे। तो कहा जाए, सपोज करिए कि उबलते जल है और भाप से जलन की तीव्रता ज़्यादा महसूस होती है। उबलते जल और भाप से जलन की सपोज करेंगे तो इसके ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। हमारा दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के जल के शुद्ध हैं। तो देखेंगे, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूध, जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण होता है। अब देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या होता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों के या यौगिकों के मिलने से मिश्रण बनता है। जल में घुले सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा पृथक कर दिया जा सकता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मिश्रण एक से अधिक पदार्थों का क्या है,
पदार्थों का मेल है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण की जिसकी बनावट है समान होती है, इस तरह मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में नमक और जल में चीनी, क्या करेंगे, मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को पृथक पृथक संगठन में रख सकते हैं। जिस मिश्रण के अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं उस मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और लोहे का छीलन छोले। उसके बाद नमक के सल्फर और जल के तेल और विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट देखेंगे अब क्या कहता है कि विलयन क्या होता है। देखिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। नींबू और जल का विलयन, सोडा और जल का विलयन। विलयन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण, नींबू जल का स्वाद हमेशा समान रहता है। विलयन जो है विलायक प्लस विलेय के मिलने से बनता है। विलायक जो होते हैं, जैसे सपोज वाटर की बोलेंगे, वाटर सार्वभौमिक विलायक होता है। नींबू और पानी का मिश्रण होगा। और विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, विलेय की मात्रा कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नोट दिया है, विलयन हमेशा उसी रूप में दिखेगा जिस रूप में विलायक है। जैसे पानी चीनी के घोल में विलयन का रूप द्रव है और इसमें विलायक का है पानी है। आयोडीन और अल्कोहल का विलयन क्या होता है, आयोडीन इसमें विलय होंगे, अल्कोहल विलायक होंगे। वायु गैस में गैस का विलयन है, गैस का विलयन है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है, नाइट्रोजन को वायु का, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है तो वो क्या होंगे, विलायक होंगे। अब विलयन के गुण है कण का व्यास, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, कोलाइडल का कण का व्यास कितना होता है। तो देखिएगा, विलयन का कण का 1 नैनोमीटर जो होते इतना होंगे या उससे कम होंगे, आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसके छोटे छोटे कणों के आकार होने के कारण ये प्रकाश नहीं फैलाते हैं, इसलिए इसमें प्रकाश नहीं दिखता है। प्रकाश किस में दिखेगा, कोलाइडल इफेक्ट में भी दिखेगा। अब आएंगे इसका दूसरा कॉलम क्या कह रहा है। दूसरा कॉलम कह रहा है तो विलयन अस्थाई है। विलयन क्या अस्थाई है। अब विलयन की सांद्रता की बात करें, क्या कहता है, विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहा जा सकता है। निश्चित ताप पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है उसे संतृप्त कहते हैं। एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लेने तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करने पर हमें विलय के कुछ कण दिखना शुरू हो जाते हैं। विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा बाय विलयन की मात्रा या विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा सांद्रता की दो विधियों से हम लोग निकालते हैं। एक द्रव्यमान या विलयन द्रव्यमान प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय, क्या करेंगे, विलयन का द्रव्यमान गुना 100 करेंगे तब निकल जाएगा। दूसरा, द्रव्यमान या विलायक के आयतन, विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलायक का आयतन, विलयन का आयतन गुना 100 करेंगे तब भी। ये निलंबन के बारे में बेसी पूछा है। निलंबन क्या होता है, इसका पार्टिकल का रेंज कितना होता है। तो विषमांगी घोल जो ठोस दरों में प्रक्षेपित होते हो निलंबन कहलाता है। निलंबन के गुण, ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कण आंखों से देखे जा सकते हैं, प्रकाश परावर्तित करते हैं, शांत छोड़ने पर इनके कण नीचे बैठ जाते हैं, अस्थायी होते हैं, छानन विधि से पृथक किया जा सकता है। बालू जल का मिश्रण क्या होते हैं, निलंबन का उदाहरण है। अब कोलाइडल विलयन क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसका कण आकार विलयन और निलंबन के बीच हो उसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण है लेकिन समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, जैसे दूध एक पायस है, कोलाइडल विलयन है। प्रकाश की किरण कोलाइडल विलयन द्वारा फैलना, टिंडल प्रभाव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे होता है, कोलाइडल विलयन में होता है। इसकी खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने थी, उसे क्या क्या कर देंगे, टिंडल इफेक्ट देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ है, परिक्षेपित माध्यम, परिक्षेपित माध्य और प्रकार और उसका उदाहरण है ना, डिस्पोज्ड। तो देखेंगे इसका प्रकार, जैसे सपोज द्रव और गैस, प्रक्षेपित माध्यम गैस है, गैस में द्रव, इसको बोलते हैं एरोसोल। जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। ये एग्जाम में पूछ देगा कि द्रव में गैस को क्या बोलते हैं। जैसे ठोस में गैस को क्या बोलेंगे, या गैस में ठोस को इसको बोलते हैं एरोसोल। जैसे धुआं और शौचालित वाहन का निथाड़। जैसे गैस, माध्यम का मतलब हो गया कि उसकी पार्टिकल बड़ा है, और माध्य का मतलब उसका पार्टिकल। जैसे द्रव में गैस को बोलते हैं फोम, तो क्या बोलेंगे, शेविंग क्रीम। द्रव का मिश्रण को क्या बोलेंगे, इमल्सन। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, दूध और फेस क्रीम। ठोस और द्रव का बोलते हैं सोल, जैसे मैग्नीशियम मिल्क का कीचड़, मैग्नीशियम मिल्क या और कीचड़। ठोस का द्रव मिलियन। गैस का ठोस में इसको बोलते हैं फोम, रबर और स्पंज। द्रव ठोस को क्या बोलेंगे, जेल, द्रव ठोस को। या ठोस का द्रव में जेल बोलते हैं, जेली, पनीर, मक्खन। द्रव ठोस को जेल बोलेंगे, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस को बोलते हैं ठोस सोल, रंगीन पत्थर, दूधिया, कांच इत्यादि। कोलाइडल विलयन को अपकेंद्रीकरण विधि से
क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं कोलाइडल विलयन को। कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट डिस्पर्स्ड फेज होता है और सॉल्वेंट डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। जैसे नमक पानी में नमक जो होंगे डिस्टर्ब फेज होंगे और पानी होंगे डिस्पर्स्ड मीडियम, या माध्यम होगा, नमक जो होगा माध्य होगा। अब देखेंगे मिश्रण के घटक का पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, ये चैप्टर है पृथक्करण। विस्मांगी मिश्रण को क्या कहता है, साधारण भौतिक क्रिया द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ मिश्रण है जिसके लिए कुछ प्रोसेस भी होती है। जैसे रंग वाले घटक क्या होते हैं, रंग वाले घटक के नीले अथवा काले रंग की स्याही को वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूध से क्रीम को अपकेंद्रण प्रक्रिया द्वारा अलग करता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, अपकेंद्रीकरण किस में हो जाता है, दूध का क्रीम। जैसे अपकेंद्रण प्रक्रिया वॉशिंग मशीन में भी होता है। दो अघुलनशील क्या बोलते हैं, दो अघुलनशील मिश्रण को अपने घनत्व के अनुसार परतों से पृथक हो जाते हैं। जैसे तेल और जल का मिश्रण। नमक अथवा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा पृथक कर सकते हैं। काली स्याही में डाई के अलग अलग रंग मिले होते हैं जिससे क्रोमेटोग्राफी प्रक्रिया से अलग करते हैं। देखिए जितना भी रंग है ना उसको क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हैं, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। दो घुलनशील कौन सा विधि, आसवन विधि। आसवन विधि का उपयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए पुनः उबलते हैं और जिनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। दो या दो से अधिक घुलनशील दरों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, वैसे मिश्रण को पृथक करने के लिए परभाजी आसवन विधि का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण पेट्रोल के घटकों का पृथक्करण वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करेंगे। द्रव ऑक्सीजन आर्गन नाइट्रोजन का क्वथनांक देखेंगे। द्रव ऑक्सीजन का 183 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का 186 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का ये 196 डिग्री सेल्सियस होगा। वायु जो है ठंडा करने पर सबसे पहले ऑक्सीजन द्रव में परिवर्तित होता है, फिर आर्गन, उसके बाद नाइट्रोजन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण समुद्र के जल से नमक प्राप्त करना, अशुद्ध नमूने से फिक्टिडी को प्राप्त करने में। अब आते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। देखिएगा सिंपल से बहुत क्वेश्चन पूछता है ऐसे ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे जैसे रंग, कठोरता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि भौतिक गुण कहलाते हैं। अवस्था का अंत रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ से जल बना देंगे, जल से बर्फ, ये भौतिक परिवर्तन। जल से वाष्प, फिर वाष्प से जल बना देंगे, फिर क्या कहता है जल से फिर बर्फ, तो ये सारे भौतिक परिवर्तन। इसमें जैसे कि कुछ पदार्थ है, नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन होता है। आग का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आग का पेपर में जला दिया पेपर में, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, हमारा खाना पच गया। देखिएगा मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। ये क्वेश्चन हमेशा ना कन्फ्यूजन रहता है। अब भाई मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक कैसे है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए गूगल सर्च करके। अगर कोई नया पदार्थ बनेगा तब रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा है कोई नया पदार्थ, वही जल रहा है, फिर उसी को फिर कोई नया पदार्थ वही जल के पिघल के गिर रहा है, फिर उसको जला रहे हैं, तो कोई नया पदार्थ तो बन ही नहीं रहा, तब भौतिक परिवर्तन है। याद रखेंगे वो दोनों परिवर्तन है। अब देखिए पदार्थ को, ठोस द्रव गैस को दो भाग में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध जिसमें मिश्रण आ जाता है। शुद्ध पदार्थों को तत्व है, यौगिक होते हैं, मिश्रण को समांगी और विस्मांगी में बांटते हैं। समान संगठन और असमान संगठन को विस्मांगी बोलेंगे, समांगी को समान संगठन। तत्व जो होते हैं एक ही पदार्थ के कणों से होते हैं, सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकते हैं। इसको सरल पदार्थ रासायनिक, वैद्युत और रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटकों में विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कॉपर हो गया, है ना, ऑक्सीजन हो गया, लोहा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके जल हो गए, मीथेन हो गए, चीनी हो गए, नमक हो गए। जल के बारे में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में है। मिश्रण का तो आप जानते हैं, नींबू पानी, चीनी पानी, तो इस तरह से मिश्रण कर सकते हैं। विस्मांगी मिश्रण है तो बालू, पत्थर, नमक, ये सारे चीनी, नमक, है ना, लकड़ी, ये सारे का हम लोग ठोस बुरादे वगैरह का मिश्रण विस्मांगी बना सकते हैं। तीसरा मेरा चैप्टर है परमाणु और अणु। परमाणु और अणु देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बनता है। परमाणु क्या होता है, तो रासायनिक संयोजक के नियम गिवन बाय है, जो नाम है एक लेवेजियर और नाम है क्या जोसेफ एल प्रॉस्ट। दो नियम दिए हैं, आइए कौन कौन से नियम दिए हैं दूसरा कॉलम में होगा। दूसरा कॉलम में कह रहा है, क्या कह रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या बोलते हैं, मास कंजर्वेशन लॉ, लॉ फॉर मास कंजर्वेशन। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक
अभिक्रिया में द्रव न तो सृजित किया जा सकता है और न तो विनाश किया जा सकता है। देखिएगा कोई भी संरक्षण का नियम जो है ना, कंजर्वेशन का लॉ वही कहता है, न तो उसे बनाया जा सकता है, न तो बिगाड़ सकते हैं, न क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो किसका, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न बना सकते, न बिगाड़ सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्थिर अनुपात का नियम देखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया है? तो इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। तो हम लोग यौगिक जानते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से होता है, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों के अनुपात स्थिर होते, उसके अनुपात होते हैं जो हमेशा क्या होंगे, स्थिर होंगे, स्टैंड बोलेंगे, चाहे वो कैसे भी प्राप्त किया गया हो। उदाहरण, यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 हो, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, नाला का पानी हो या कहीं पर कोई नदी का पानी हो। पराउष्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। ये कौन कहते हैं? पराउष्ट। अमोनिया जो होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात हमेशा 14 कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है, अमोनिया में होता है ना NH3, इसका फार्मूला होता है ना भाई, N को 7 दूनी 14, इसका बाहर हो जाएगा 3, द्रव्यमान का अनुपात 14:3 हो जाएगा। जिस तरह हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O का, ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 2 हो गया, तो 2 का 2 2 16, 8:1 हो गया ना, 8:1, तो 1:1, 1:8। अगर हाइड्रोजन को पहले लेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन बाद में 8 हो जाएगा। इस तरह से लेते हैं। परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने दिया है, डाल्टन ने 1808 में दिया है। उसका जन्म 1766 में इंग्लैंड में हुआ था। अब डाल्टन का सिद्धांत क्या था? देखिए बहुत, डाल्टन क्या कहते हैं, सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण है। डाल्टन ने यही बहुत बड़ी गलती कर दी। हम लोग ने परमाणु को विभाजित तो कर दिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित किया जा सकते और ना ही विनाश कर सकते। तो इन्होंने ये गलती कर दिया, क्योंकि हम लोग परमाणु विभाज्य कण है, उन्होंने कहा अविभाज्य कण है। ऐसा स्टेटमेंट देगा, दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न कहता है तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। परमाणु क्या होता है? देखिएगा, सभी द्रव्यमों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। जैसे हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका होता है। परमाणु की त्रिज्या पूछा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर 10⁻9 होता है और 1 मीटर 10⁻9 होता है। अब देखेंगे सापेक्ष आकार के बारे में, कुछ त्रिज्या के बारे में। हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो 10⁻10 होता है। जल के अणु के बारे में 10⁻9 होता है। हीमोग्लोबिन जो हमारा ब्लड में होता है 10⁻8 होता है। रेत के कण 10⁻4 होंगे। चींटी 10⁻2, तरबूज 10⁻1 हो जाएंगे। इस तरह से आपने देख लिया। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इतनी मेहनत लगती है, थोड़ा सा आप से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हो सके तो फ्रेंड्स से भी बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए। डाल्टन के द्वारा सुझाए गए कुछ नियम हैं, कुछ सिंबल्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन को उन्होंने इस तरह दिया, कार्बन को इस तरह से सिंबल दिया, ऑक्सीजन को इस तरह से, फास्फोरस को ऐसा अगर सिंबल पूछ ले तो फास्फोरस समझेंगे, इस तरह से हम लोग सल्फर समझेंगे, आई के साथ आयरन समझेंगे। बताइए, आई दिया है डाल्टन, बहुत बड़ा गलती करके गया है। कॉपर है ये हमारा, वैसे भी साइंटिस्ट तो हैं, कुछ ना कुछ तो खोज किए हैं, इतना भी नहीं समझना है। लेड को एल देखे, लेड को एल दे दिया है, सिल्वर को एस दे दिया है। हम लोग सिल्वर को भी AG बोलते हैं, लेड को PB बोलते हैं, लेड PB बोलते हैं, कॉपर को C, ठीक है। गोल्डन को गोल्ड दिया, गोल्डन को AU बोलते हैं अभी हम लोग, प्लेटिनम को P बोलते हैं, PT बोलते हैं हम लोग अभी, पारा को HG बोलते हैं। इस तरह से उन्होंने करके गए। प्रारंभ में तत्वों के नाम उस पर रखे गए जहाँ वे पाए गए। साधारणतः कॉपर साइप्रस में पाया गया तो नाम रख दिया कॉपर। कुछ तत्व का नाम रंग में लिया जा सकता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड जिसका अंग्रेजी अर्थ जो है पीला, अंग्रेजी अर्थ पीला होता है। एक बार फिर कहते हैं, कुछ तत्व का नाम रंग से लिया गया, जैसे गोल्ड जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है पीला। बाद में IUPAC तत्वों के बाद नाम दी गई, जो देशों में ही नाम दिया जाता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्रत्येक तत्व के प्रतीक को उसके नाम के पहले कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल से, जैसे हाइड्रोजन को कैपिटल उसके बाद स्मॉल, एल्युमिनियम को पहला कैपिटल AL, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट का CO तो CO। अधिकांश तत्व के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं,
ये अणु या आयन के रूप में रहते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं उसे अणु कहते हैं। ये देखिए, याद करिएगा, दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहलाते हैं। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तत्व क्या होते हैं? देखिएगा, किसी तत्व के एक अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। देखिएगा, आर्गन और हीलियम एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन दो प्रकार के परमाणु से बने हैं। तीन को ओजोन कहा जाता है, जैसे ये तीन नहीं है, O3 कहता है, O3 को ओजोन भी कहता है। ये तीन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सल्फर को ऐसा लिखा जाता है, अष्ट परमाणु है या बहु परमाणु कण है। फॉस्फोरस को P4 चतुष्परमाणु को होता है। अब यौगिक देखेंगे, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलकर बना होता है। क्या कहता है? अलग अलग तत्वों के परमाणु से निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हम लोग कुछ कहते हैं जल था। कुछ तत्वों के प्रतीक ये अब बेसिक क्लास में पढ़ाया जाता है, छठी क्लास में, सातवीं क्लास में। एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, आर्गन को Ar बोलते हैं, बेरियम का प्रतीक है Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का C, कार्बन का C, क्लोरीन का C, कॉपर का C, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, सीसा का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नाइट्रोजन का N। इस तरह से देख लेंगे। सोडियम का कुछ तरह से पूछ सकता है कि इसका सिंबल क्या होता है। आप एक सेकंड हम देख लीजिएगा इस तरह से। अब देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का आप रेशियो लेंगे तो 3:8 के अनुपात में होगा। देखिएगा, अब आयन क्या होता है? धातु और अधातु में युक्त यौगिक या आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम जो होता है, क्या होता है इसका? मैग्नीशियम का 12 होता है ना, 2 8 2। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन को रिजाइन करेगा तो +2। तो ये +2 जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं, किसी को देगा तो ये होगा आयन। मैग्नीशियम पर कितना आयन? 2 आयन। अब बातें कुछ और बातें कह रही है। क्या कह रहा है? आयन या तो धनायन होगा या तो ऋण आयन होगा। धनायन को कैटायन बोलते हैं, ऋण आयन को एनायन बोलते हैं। NaCl में Na+ होता है, Cl- होता है, तो Na+ आयन होंगे, Cl- आयन होंगे। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। अब देखेंगे क्या कह रहा है? आयनिक, यौगिक, संगठक और द्रव्य का अनुपात। कैल्शियम ऑक्साइड की CO2, कैल्शियम और ऑक्सीजन, इसका रेशियो 5:2 होता है। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम और सल्फर का 3:4 होता है। सोडियम क्लोराइड का इस तरह से, सोडियम और क्लोरीन का तो 23:35 होता है। किसका? द्रव्यमान का अनुपात होगा ये। हाँ, द्रव्यमान का अनुपात। रासायनिक सूत्र आप देखें, केमिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं, जैसे H2O पढ़ते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो कैसे बना लेते हैं? H2O, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते तो H2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। क्या कहता है? किसी तत्व के संयोजन की शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। रासायनिक सूत्र के निम्न तरीके हैं जो सरल तरीके से ही हम आपको बता दिए। जैसे हमको सोडियम और Na3 का, जैसे NO3 को हम लोग 1 लेते हैं, सोडियम का -1, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस तरह से मल्टीप्लाई करके NaNO3। तो क्या, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनाएंगे तो देखिएगा, हाइड्रोक्साइड का +2 होता है, कैल्शियम का -1 होता है, तो Ca। इस तरह से Ca H2 का, तो यहाँ पे होल 2 का OH2 करते हैं। इस तरह से आप लोग फॉर्मूला, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का देखेंगे, इसका वैलेंसी जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो HCl बनेगा। ये आप जानते होंगे। जैसे H2S कैसे बनेगा? क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, सल्फर का वैलेंसी 2 है, H को 1 से H हो गया, सल्फर को 2 से H2 हो गया। इस तरह से H को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2S, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बना देंगे। अब देखेंगे आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। देखिएगा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। इसे U से डिनोट करते हैं। जैसे H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान परिकल्पना कीजिए, तो हम लोग कैसे करेंगे? हाइड्रोजन का 1U होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 18 हो जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसी तरह से नाइट्रिक अम्ल का करेंगे, HNO3 का करेंगे, तो देखिएगा हाइड्रोजन का तो 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 दूनी 16 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 14 16 6 4 10, ये हो जाएगा 30 1 31। कितना हो जाएंगे? तो इस तरह से जोड़ेंगे। अच्छा जी, वहाँ HNO3 में ना, HNO3 में O की जो है ना, कितने नंबर मोलिक्यूल्स है? 3 मोलिक्यूल्स है, 16 × 3 48 हो जाएगा। ये 14, इसको जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह से आप इसका सूत्रकारी द्रव्यमान निकाल सकते हैं CaClO3 का। तो देख सकते हैं, कैल्शियम का जो है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है। CaCl3 में Cl2 है, क्लोरीन 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूनी 70 40 110 और +1 111। अच्छा, ये 35 × 2 हो जाएगा तो कितना? 70 हो जाएगा, 0.5 1 हो जाएगा तो 71 हो गया। इस तरह से 111U हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा कॉलम देखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे ये तरह, इस तरह से ये देख लग सकते हैं। इसमें ना अक्सर आपको ये पूछेगा कि कार्बन परमाणु का एक मोल जो होगा 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु के बराबर होता है। ये 12 ग्राम कार्बन का। हाइड्रोजन का एक मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन का मोल। यहाँ पे लिख देंगे बस का एक मोल तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, बस के परमाणु, और 1 ग्राम बस के परमाणु। यहाँ पे कुछ देंगे तो यहाँ पे वही हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻, इतना उस तत्व के परमाणु। किसी भी कण, परमाणु, अणु या आयन के एक मोल जो होता है इतना कण होता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे लिख देंगे लैपटॉप के एक मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 उस कण के सापेक्ष द्रव्यमान। अणु के एक मोल 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं के मान। कुछ भी पार्टिकल, यहाँ पे पंखा दे देंगे, फैन का एक मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा अणुओं की संख्या। मोल कंसेप्ट के बारे में देखिए, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक पेज में समझाना मुश्किल होता है। हमारे जब केमिस्ट्री के टीचर होते थे इसको तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसको मोल्स कंसेप्ट समझाने में बिता देते थे। किसी स्पीसीज बिताते थे क्या, वो समझाने में इतना बड़ा कंसेप्ट ही है, बहुत बड़ा अच्छा है। किसी स्पीसीज, परमाणु, अणु, आयन और अथवा कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या जो ग्राम उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान होता है। जैसे एवोगाड्रो नंबर, इसको याद रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 था कि -23 था, आपको देख लीजिए। हाँ, 10 पॉजिटिव में ही था। अब देखिए, किसी भी पदार्थ के एक मोल के कणों, परमाणु, अणु, आयन की निश्चित संरचना होती है और इतना के बराबर होता है। एक मोल हाइड्रोजन 6.022 इंटू 23 हो जाएगा। एक मोल अमोनिया 6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो जाएंगे। एक मोल H2SO4 तो वही फार्मूला है। एक मोल एल्युमिनियम का लिख लीजिए, इतना आयन हो जाएगा। मोल का फार्मूला होता है क्या, मास बाय मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ, जैसे हाइड्रोजन का लिख लेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जैसे 0.1 मोल में कार्बन जो है, कार्बन परमाणु दिए गए मोल से कितने हैं, जैसे लिख लेंगे परमाणु की संख्या बराबर होगा दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे परमाणु संख्या को n से डिनोट करेंगे, मास 46 हो जाएगा। यहाँ पे मोलर द्रव्यमान 23 होगा 6.022 से। इस तरह से परमाणु को द्रव्यमान संख्या लिख सकते हैं। n बराबर क्या कहता है 12.044 इंटू 10⁻23। इस तरह से अणुओं की संख्या देख लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए। उसके बाद प्रत्येक कणों की संख्या पर क्लिक करिए। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो गया, इसको अपने से आप दे देते हैं, पॉज करके देख लीजिएगा। मोलों की संख्या है, द्रव्यमान, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बाय मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान दिया होगा, मोलर द्रव्यमान इस तरह से भाग दे देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे इसको हम थोड़ा बता देते हैं। पहला नंबर दिया है, क्या कह रहा है 52 ग्राम हीलियम में 52 ग्राम हीलियम में द्रव्यमान में मोल प्राप्त कीजिए। देखिए पहले से दिया गया द्रव्यमान कितना 52 ना, तो दिया गया द्रव्यमान यहाँ m बराबर 52 हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान हीलियम का 4 दूनी 4 हो जाएगा। कणों की संख्या n0 से तो हीलियम परमाणु में दिया गया है द्रव्यमान पहले से कितना दिया हुआ 52, इसका मोलर द्रव्यमान 4, इस तरह से मोलों की संख्या उसमें कितना होगी 13 हो जाएंगे। दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इस तरह याद रखेंगे। इस तरह से देखेंगे तो एक मोल बराबर इतना होता है मोलों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बते एवोगाड्रो नंबर, ये भी फार्मूला होता है। तो याद रखिएगा दिया गया द्रव्यमान कितना है, कणों की संख्या इतना है, और एवोगाड्रो संख्या कितना 6.022 10⁻23 कट गया तो 6×12, इसमें कितना मोल आएंगे 2। तो ये भी याद रखिएगा दिए गए कणों की संख्या बते एवोगाड्रो संख्या, ये किसका था, एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देख लेंगे क्या है, ये हमारा चैप्टर आ गया परमाणु की संरचना, चौथा चैप्टर आ गया। देखिएगा टाइम जो है मेरा क्लास का हो गया है, तो हम अब इसको नेक्स्ट दिन में करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।